तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एंगल ऑफ डेविएशन, यानी लाइट रे को प्रिज्म कितना डेविएट कर दे रहा था, उसको हम कहते थे एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बगैर देरी के शुरू करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल। क्या मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, एयर का अलग है, वाटर का अलग है, ग्लास का अलग है। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के घटने या बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो जवाब है हाँ। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। अच्छा, ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई हैं, एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करती हैं। जब चीज़ें देखी गई, करी गई, ऑब्जर्व किया गया, बार बार उनकी वैल्यूज़ लेकर चेक किया गया, तो ये जो फाइनल ऑब्जर्वेशन आया वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। इसको मैथमेटिकली भी हम प्रूफ कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है कि वो कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, यानी वो कितना ज़्यादा लाइट को बेंड करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो ये बात हमने जब हम ये रेयर डेंसर रिफ्रैक्शन शुरू कर रहे थे तब हमने डिस्कस करी थी कि कोई भी मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, यानी जितनी ज़्यादा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वो लाइट को डेविएट करेगा, यानी उतना ज़्यादा वो लाइट को अपने रास्ते में आने से रोकने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा उसके रास्ते को भटकाने की कोशिश करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1 है तो ये कम लाइट को डेविएट करेगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं 1.3 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये एयर के मुकाबले में ज़्यादा डेविएट करेगा। अगर हम ग्लास की बात करते हैं 1.5 है जिसका, तो ये वाटर के मुकाबले में ज़्यादा डेविएट करेगा, यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन हमारा होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दूसरा पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है? करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर, जिसको हम ए भी कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म का आपको याद हो जो हमने लास्ट टाइम रिलेशन निकाला था, वो क्या था? रिलेशन था एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। हालांकि एक्चुअल में क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज़्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन इस फार्मूले से हमको ये लग रहा है कि जितना हम एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना कम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। क्योंकि जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी, छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे, रिजल्ट छोटा आएगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम बढ़ा देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू घट जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड हैं, यानी इन सब का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो जो रिजल्ट सामने आया वो ये था कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली भी देखने की कोशिश करें तो अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल एक केस था हमारा जिसमें ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म था, ठीक है, लेकिन अगर हमने एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा दिया तो कुछ प्रिज्म हमारा इस तरह का हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा यहाँ पर बढ़ गया है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह जो भी थे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, उनकी वैल्यूज़ पर भी फर्क पड़ेगा अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा दिया लेकिन आई और ई की वैल्यूज़ सेम रहेंगी इसके जैसी, नहीं। अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म को बढ़ाते हैं तो आई और ई की वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी। तो क्या होगा, फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो आएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी हमारा बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर है हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि वेवलेंथ ऑफ लाइट और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ से वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी एंगल ऑफ डेविएशन पर। तो
इतनी कहानी हम सबको पता है कि विबग्योर नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। ये कलर्स भी हमको सारे पता हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। इसमें जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है वो होती है तकरीबन 400 nm, ठीक है। और ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, लैम्डा इंक्रीज करेगा जब हम ऊपर से नीचे आएंगे। और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ होगी तकरीबन 760 नैनोमीटर, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है। वेवलेंथ ऊपर से नीचे इंक्रीज करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये बात मालूम चलती है कि सबसे ज़्यादा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो वायलेट कलर का होता है। मैक्सिमम डेल फॉर वायलेट कलर। ये एक्सपेरिमेंट से चीज़ हमको ये बात मालूम चली है कि जितना कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, यानी वेवलेंथ जितनी कम होगी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए वायलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, और एक्सपेरिमेंटल डेटा जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं वो भी थोड़ा सा अजीब है। और वो अजीब जो है वो ये बना हुआ है, मैंने इसको पहले से यहाँ पर बना के रखा है। यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि प्रिज्म के केस में हमारा होता था। एक बार यहाँ पर बना के जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये रे हम इस तरह से आगे बढ़ाते तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन आया वो इतना आया, यानी डेविएशन इतना हो रहा है, इतना एंगल डेविएट कर रही है, ठीक। अब हम यहाँ पर निकालने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये एंगल ऑफ डेविएशन किस तरह से डिपेंड करता है, यानी इसकी वैल्यू अगर हम आई की वैल्यू घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उससे डेल की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन नीचे आ रहा है, यानी घटना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, मान लें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60 डिग्री, हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ाया और इसको हमने यहाँ पर कर दिया 70 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाया। तो इस ग्राफ के मुताबिक, और ये ग्राफ कहाँ से आया है मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारी की सारी कहानी जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है, ठीक। तो जैसे ही हमने वैल्यू ऑफ आई को बढ़ाया, हम क्या देख रहे हैं ग्राफ में, डेविएशन घट रहा है, डेविएशन कम हो रहा है। यानी अगर 60 डिग्री पर इतना डेविएशन था तो 70 डिग्री पर ये डेविएशन घटा है, और ये जो रे है कुछ इस तरह से निकली है, यानी इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कम हो रहा है। यहाँ से अगर जा रहे थे तो ऐसे निकल रहे थे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो हम इस तरह से बाहर निकलेंगे। ये ग्राफ शो कर रहा है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये एंगल ऑफ डेविएशन नीचे आ रहा है, यानी कम हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके बाद ये ग्राफ तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। सेम कर्व ऐसा नहीं आ रहा है, बल्कि तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गया। अगर सेम कर्व आ रहा होता तो कुछ इस तरह से आता, जिसको हम नाम देते हैं पैराबोला। यानी एक लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल जो फिगर बनती है, डायग्राम बनता है, उसको हम पैराबोला का नाम देते हैं। लेकिन ये पैराबोलिक शेप नहीं है, बल्कि ये इस तरह से आके थोड़ा सा ऐसे निकल जा रहा है, यानी सडन चेंज हो रहा है एंगल ऑफ डेविएशन के अंदर जैसे ही आई से आगे वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आई क्या है, ये जो आई है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। इस आई पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। क्या हुआ, हमने आई की वैल्यू यहाँ पर बढ़ाई, 60 से 70 करी, 75, 80 करी। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा घट रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, यानी एंगल ऑफ डेविएशन अब इससे कम नहीं होगा। हमने आई की वैल्यू को इतना बढ़ाया कि ये डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अपने मिनिमम तक आ गया, यानी ये राइट रे कुछ इस तरह से जाने लगी।
60 डिग्री पे ऐसे जा रही थी, एक पॉइंट ऐसा आया, एक एंगल ऐसा आया जिसमें ये मिनिमम डेविएट कर रही है, अब उससे कम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होगा। और अगर हम फर्दर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कर्व ये बता रहा है कि एकदम से सडन जो चेंज आएगा वो आएगा एंगल ऑफ डेविएशन में, यानी अब रे फिर से ऐसे डेविएट करने लगेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसी लिमिट आई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो मिनिमम हो गया, कम से कम हो गया। लेकिन अगर उससे भी आगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो फिर से ग्रेजुअल इंक्रीज हुई एंगल ऑफ डेविएशन में, यानी ये इमर्जेंट रे फिर से नीचे की तरफ आ गई। तो इस एंगल को जहाँ पर डेविएशन सबसे कम हुआ, ठीक है, ये जो एंगल है हमारा, इसकी वजह से ये कोई एक वैल्यू ऐसी होती है, सिर्फ एक वैल्यू, ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री पर, 41 पर, 42 पर मिनिमम डेविएशन हो रहा है, नहीं, सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक वैल्यू सिर्फ ऐसी होती है जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, उससे पहले भी ज़्यादा था और उसके बाद भी एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा ही होना है, ठीक है। तो इस तरीके से, इस अजीबोगरीब तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन is minimum for only and only one value of I. एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा? ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ आई। ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है कि इस वैल्यू आई की इस वैल्यू से पहले एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा था, इस वैल्यू के बाद ग्रेजुअली इंक्रीज कर गया। इस आई की वैल्यू पर क्या होगा? डेल मिनिमम होगा, ठीक है। और उससे पहले अगर सिर्फ हम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो हमको एक इंफॉर्मेशन और मिल रही है, वो क्या कि I1 की वैल्यू पर भी डेविएशन इतना है और I2 की वैल्यू पर भी डेविएशन इतना है। यानी इस एंगल I से पहले या बाद में कोई भी हम पॉइंट लेते हैं कर्व पर तो टू वैल्यूज फॉर I के लिए डेविएशन सेम होगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसको अगर समझेंगे नहीं तो मज़ा भी नहीं आएगा। इसको हम समझते हैं अपने इसी पुराने फिगर से। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मान लेते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है 60 डिग्री और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है? 45 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि डेविएशन मिनिमम होगा फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ आई। अब हम यहाँ पर मानते हैं कि ये जो हमारा डेविएशन हो रहा था, ये जो हमारा यहाँ पर डेविएशन हो रहा था वो मिनिमम था फॉर एंगल 60 डिग्री, ये डेविएशन मिनिमम था, ठीक है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहे हैं हम, तो क्या है एंगल ऑफ हमने मान लिया कि डेविएशन यहाँ पर मिनिमम है फॉर 60 डिग्री के लिए। मैं यहाँ से देख रहा हूँ 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है यहाँ पर? फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब कोई शख्स, कोई बंदा इधर से देखता है तो उसको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर एक चीज़ आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है? लाइट जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस जाती है, पाथ चेंज नहीं होता। अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है तो अगर हम इसको 180 डिग्री पर रिवर्स कर दें तो लाइट इसी पाथ को फॉलो करेगी। और दूसरे अल्फाज में इसको कह सकते हैं कि एक लाइट रे यहाँ से आ रही थी या एक बंदा यहाँ से देख रहा था और एक बंदा यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा कि लाइट रे इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा मुझे लगेगा कि लाइट
यहाँ से आ रही है और यहाँ निकल रही है। यहाँ पर जो खड़ा है उसको लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से निकल रही है, यानी लाइट अपने पाथ पर रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है 180 डिग्री पर, उसी पाथ पर रिटर्न होती है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर खड़े होके देखा, क्या देखा, इधर से देखा, तो मुझे लगेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री और एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है 60 डिग्री। सोचने वाली बात है। मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे लगेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री और लाइट रे निकल रही है एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री पर, लेकिन यहाँ पर जो खड़ा है उसको लगेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री और इमरजेंस है 45 डिग्री। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मिनिमम डेविएशन पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हों? यही तो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये केस हमने माना हुआ है मिनिमम डेविएशन का, ठीक है, मिनिमम डेविएशन का केस माना हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से है 60 डिग्री, लेकिन अगर हम यहाँ पर से देखें तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जा रहा है 45 डिग्री। अब मिनिमम डेविएशन तो सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होना था, लेकिन यहाँ पर मिनिमम डेविएशन के लिए हमको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक 45 डिग्री। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल डेटा पर ये सारी कहानी बेस्ड है। हमको ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ एक वैल्यू ऑफ आई, वन वैल्यू ऑफ आई के लिए ही डेल मिनिमम होता है। इसलिए हमको यहाँ पर ये मानना पड़ेगा और एज्यूम करना पड़ेगा कि जो डेल मिनिमम होता है उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस के होता है। यानी अगर यहाँ से 60 डिग्री पर निकल रहा है तो एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, और अगर यहाँ से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पर इमरजेंस 60 डिग्री होगा। ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन मिनिमम हमेशा सिंगल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होगा, जो कि ये ग्राफ बता रहा है। तो यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आई कि जब भी डेल मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के, तो इस केस में हम यहाँ पर हम ये जानते हैं, ये भी हमने R1 माना था, ये हमने R2 माना था। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस भी 60 है, तो ये एंगल जो वैल्यूज़ हैं R1 और R2 की, ये भी बराबर होंगी। यानी R1 इज इक्वल टू R2 होगा। किस कंडीशन में? जबकि डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। तो कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं यहाँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स, और जो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले हैं। वो क्या है? मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जो होती है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के, ठीक, यानी I इज इक्वल टू E होता है। और एक और बात हमको ये समझ में आई कि जब भी डेल मिनिमम होगा उस कंडीशन में R1 इज इक्वल टू R2 भी होगा। हम सब जानते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, R1 प्लस R2। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम इनको R नाम दे देते हैं, R। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म भी हमारे पास आ जाएगा 2R, और R हो जाएगा A/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमको याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के टाइम पे। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I बराबर E होता है, R1 बराबर R2 होता है, और ये फाइनली R इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ हो जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? एक और बात यहाँ समझने की है, बस लास्ट बात है। अब हम बात करेंगे कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम नहीं है। अगर ये मिनिमम नहीं है तो उस कंडीशन में क्या है कहानी? उस कंडीशन में कहानी कुछ ये है कि ये मिनिमम डेविएशन नहीं है। तो मैं इधर से देख रहा हूँ, लाइट रे ऐसे जा रही है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमरजेंस है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन ये है, एंगल ऑफ डेविएशन ये है। मैं इधर से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, इमरजेंस है 45 डिग्री, और मैं इधर से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री और एंगल ऑफ इमरजेंस है 60 डिग्री फॉर सेम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर डेविएशन मिनिमम नहीं है, उसके अलावा की कोई कंडीशन है, तो टू वैल्यूज़ फॉर
I1 और I2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 होंगे लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन 1 होगा, जो कि यहाँ ग्राफ से पता लग रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2, लेकिन दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन है डेल। क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, फॉर एग्जांपल I1, ये है I1, यहाँ से देख रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, एंगल ऑफ डेविएशन है डेल। मैं इधर आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I2, कितना 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है डेल। तो अगर कंडीशन मिनिमम डेविएशन की नहीं है तो फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल बी ए सिंगल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि इस ग्राफ से भी पता लग रहा है और यहाँ से भी पता लग रहा है। ठीक है, बस यही इसमें कहानी थी, जो इन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। 4 फैक्टर्स हमारे, चौथा फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता ही है, चाहे वो बोर्ड हो या वो नीट का एग्ज़ाम हो। इसलिए हमको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए पढ़ना है और हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। नोट्स तो हमें कहीं से भी मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, किसी के मिल जाएंगे, किसी के पुराने बनाए हुए मिल जाएंगे, लेकिन जब तक हम खुद अपने हाथ से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में फिट नहीं होने वाले। जितना अपने पेन को रगड़ेंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, चाहे हमारे सामने नोट्स रखे हों, चाहे हमारे आगे बुक रखी हो, लेकिन कोशिश करनी है कि हम अपने नोट्स खुद अपने हाथों से बनाएं, ताकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में फीड हो जाएं और ज़्यादा टाइम तक हम इनको ना भूलें। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ नोट्स बना के मेहनत करने की कोशिश करो, पढ़ाई करने की कोशिश करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म होता है प्रिज्म का। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन हमने जितना भी रिफ्रैक्शन पढ़ा है, अब उसके हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, चाहे वो बोर्ड में आए हों क्वेश्चंस, चाहे वो नीट में आए हों, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों। अब उन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर।